हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का ये 10वां लेक्चर है जो कि मूल अधिकार टॉपिक से संबंधित है। चलिए आज हम मूल अधिकार को कवर करते हैं। यह महेश सोडवाल सर की जो एनसीईआरटी पर आधारित नई वाली पुस्तक आई है उससे कवर किया जा रहा है, अर्थात उसको रेफरेंस के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं हुआ कि हम केवल जितना दिया है उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रश्नों के माध्यम से दिए गए हैं तो हम प्रश्नों को तो हल करेंगे ही, लेकिन बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें टॉपिक से रिलेटेड होगी उसको जानेंगे। तो चलिए मूल अधिकार को आज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किसमें? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो पूछा जाए कि मूल अधिकार की चर्चा कहाँ है संविधान में, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आगे देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो किसे प्रदान है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 126 के तहत। हमने देखा था ना इससे पहले कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा। अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसको बताएंगे? अनुच्छेद 32 को। इसका मतलब हुआ कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ये अनुच्छेद 32 क्या है? ये स्वयं में एक मूल अधिकार है कि वह कोई भी व्यक्ति अधिकारों के हनन होने पर या कम होने पर वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है 32 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत हाई कोर्ट जाता है। तो जो अनुच्छेद 32 है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार व्यक्ति का, ये स्वयं में मूल अधिकार है कि उसको जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, कि क्योंकि वो खुद में अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार है। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 की वैसे तो कहीं खुल के व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, लेकिन इसका मूलतः अर्थ यह हुआ कि यदि कोई संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई नियम कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों को या मूल अधिकारों को कम करता है या हनन करता है तर्क संगतता के अलावा, तो संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम और कानून शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। और ये कौन करेगा? इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद 13 के तहत। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, कोई भी नियम, चाहे वह संविधान लागू होने से पहले के हों या उसके बाद के हों, वह नियम या कानून जीरो हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों, अभी हमने पढ़ा कि मूल अधिकारों का स्वयं अनुच्छेद 13 बताता है कि यदि इनमें से जो आगे दिए गए हैं अनुच्छेद, समानता, स्वतंत्रता और जो 6 मूल अधिकार हैं, इनमें से किसी को कम किया जाता है या इसका हनन किया जाता है, संसद या विधानमंडल के कोई कानून हो या संविधान लागू होने से पहले, जैसे जब ब्रिटिश काल था उस समय के कोई नियम कानून हो जो आज भी चलते आ रहे हों, अगर उससे किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को कम किया जाता है या उसका हनन किया जाता है, तो वह नियम या कानून शून्य हो जाएंगे। और वह किसका रक्षक है या सर्वोच्चता स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों का। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा है, तो लेकिन भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 तक, और
संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो हमने पढ़ा ही कि अनुच्छेद 32 में, तो कितने मूल अधिकार हो गए? 6। वो उसके आर्टिकल अंतर हैं, लेकिन स्वतंत्रता जैसे अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसे ही इनमें कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ हैं जो भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को प्राप्त हैं। व्यक्ति यह हो गया कि जो भारत की नागरिकता नहीं ग्रहण किया, अर्थात जैसे विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो और 35 तक, जैसे हमने 32 की बात की, तो अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। तो ये 33, 34, 35 क्या है, या फिर अनुच्छेद 12 और 13 क्या है? तो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 यह अधिकार सीधे रूप से किसी को नहीं दिए गए हैं। जैसे कोई सिविलियन हो गया या कोई सैनिक हो गया, उनके अधिकारों को कब कहाँ कहाँ परिवर्तित किया जाएगा उनके बारे में प्रावधान है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता, ये वर्ड याद रखिएगा, समता के अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होता है। समान और समता दोनों दो शब्द हैं, तो संविधान में समता का अर्थ हुआ है कि समानों में समान की बात होनी चाहिए, कि बच्चों की तुलना बच्चों से हो, महिलाओं की महिलाओं से, बुजुर्गों की बुजुर्गों से, युवाओं की युवाओं से। तो इस तरीके की जो समानता है, ना कि बच्चों की बराबरी हम बुजुर्गों से करेंगे या युवाओं की बुजुर्गों से, तो ये समता की बात होती है। जो पिछड़े लोग हैं उनके जो उच्च लोग हैं उनसे तुलना करना नहीं, पिछड़ों के बराबर लाना, या फिर उनका उनमें तुलना करना। इस प्रकार के समानता को समता कहा जाता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ पे नोट दिया गया है फ्रेंड, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 करता है। 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 15 में ही एक प्रकार की समानता की ही बात की गई है। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 एवं 16। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है, और 16 कहता है कि सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी भारतीय नागरिक को अवसर की समानता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2), यहाँ पे गारंटी की बात हुई। तो फ्रेंड्स ये चीज आप जान लीजिए कि मूल अधिकार का जो सुप्रीम कोर्ट रक्षक है, तो वह नागरिकों को या व्यक्तियों को मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये याद रखिएगा कि वो उसका गारंटर है, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या इसकी गारंटी है कि इनके अधिकारों का संरक्षण होगा? तो हाँ, इसकी गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 126 के तहत। फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रक्षक हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी परिस्थिति में हाई कोर्ट मुकर भी जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 126 तो किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक का मूल अधिकार तो है नहीं, लेकिन जो अनुच्छेद 32 है वो स्वयं में ही एक मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो जो अधिकार जाने का है सुप्रीम कोर्ट का, वह स्वयं में एक मूल अधिकार है। तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक दावा अनुच्छेद 32 में है, और इसका दावा सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। तो फ्रेंड आगे देखते हैं क्या है, संवैधानिक उपबंध। अब हम देखेंगे एक एक अनुच्छेद में किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और कुछ हैं जो भारतीयों को
और विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है। तो हमने देखा कि 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद रखिएगा। 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30 3 बार में याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा जो है उनमें भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो 15 में किस की चर्चा की गई है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को 5 आधारों पर धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव पर प्रतिषेध है। जैसे किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल से भेदभाव करना, किसी निजी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर, जैसे सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का इन 5 आधारों पर भेदभाव किया जाए किसी व्यक्ति के साथ, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर, क्योंकि अनुच्छेद 15 के कई उपभाग किए गए हैं, तो उनमें यही बताया गया है कि कोई निजी व्यक्ति भी है और वो सार्वजनिक कोई स्थल है तो उस पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्थल सार्वजनिक है। उसी प्रकार महिलाओं और बच्चों के साथ कुछ आधारों पर हम भेदभाव कर सकते हैं, कि जैसे उनको थोड़ी सा रिजर्वेशन या आरक्षण के तहत, कि जैसे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ छूट दी जाएगी, या महिलाएं हैं तो उन्हें उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। इन चीज़ों को छोड़ के उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में एक बात ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित था? EWS से। तो उसमें बताया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण होगा। ये इसमें अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, एक नया उप अनुच्छेद। कब? 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके। तो कभी पूछा जाए कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं EWS से, और यह है 10% आरक्षण सवर्णों को दिया जाता है, यही अर्थ हुआ, अर्थात शिक्षण और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 की बात की गई है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 कहता है। अर्थात 5 आधार तो जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की तो बात की ही गई है कि नहीं होगा, लेकिन 2 और वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर भी कि किसी लोक नियोजन के विषय पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। जैसे रोजगार में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, जैसे ये जो 7 अधिकार हैं, 5 तो जो अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं और 2 और वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर, कि आप इस राज्य के हैं तो इस राज्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर सबको हर जगह समान अवसर प्राप्त हैं। और वहीं कहा है संसद चाहे तो कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, कि जैसे जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय के पदों पर वहाँ के लोगों को, जैसे वंश क्रम के आधार पर वहाँ के लोगों को ही अपॉइंट कर सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19। यहाँ पे एक एक अनुच्छेद का अर्थ क्या हुआ? अनुच्छेद 19 ये भी क्या है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित समामेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। शॉर्ट फॉर्म यही हुआ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में की गई। इसके बाद इसके कई उपभाग किए गए हैं। इसके खुद ही 6 भाग है, जिसको हम अनुच्छेद 19 एक A, B, C अलग अलग तहत बांट कर पढ़ते हैं। तो यह केवल भारतीयों को प्राप्त है और मूल रूप से संविधान में 7 थे, लेकिन इसमें 7 थे जो कि एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो इसमें एक अनुच्छेद 19F था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो अब
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो अनुच्छेद 6 में 7 स्वतंत्रताएं थी, अब वो 6 हैं। इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने कहा कि मूल अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने 1985 में इसी के तहत, जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बात होती है ना, तो क्योंकि जो पेपर हम छापते हैं या कोई मीडिया हो गया, वो भी तो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है ना, अपने विचारों को रख रही है, तो उसको भी अनुच्छेद 19 में ही शामिल माना गया है। और इसमें संशोधन कब कब हुआ, तो हमने अभी एक देखा ही कि 44वां संविधान संशोधन करके जो अनुच्छेद 19F है उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे इसके संपत्ति के मूल अधिकार की बात हुई थी। और 97वां संविधान संशोधन करके सहकारी समितियां इसमें जोड़ी गई। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार ही है। और यह 2011 में इसका संशोधन करके 19(1)(c) में सरकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समिति हम जानते हैं कि एक साथ रहें, मिलकर किसी कार्य को करना, ये एक अभिव्यक्ति ही है कि हम एक साथ रह के कोई कार्य करेंगे या एक साथ होके कोई उद्यम शुरू करेंगे। तो जो सहकारी की भावना है ये भी मूल अधिकार है और अनुच्छेद 19 के तहत है। और अनुच्छेद 30 देखते हैं, 29 देखते हैं पहले। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 के तहत। इसमें किसकी बात हो रही है कि जो अल्पसंख्यक हैं। फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक शब्द की संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है कि कौन वे लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं। बस अल्पसंख्यक का वैसे ही आम चर्चा है कि हिंदू बहुल हैं, बाकी जितनी जातियां हैं सब अल्पसंख्यक ही हैं। तो कहीं इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है कि ऐसा होगा तो अल्पसंख्यक है, नहीं तो नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें किसकी बात हो रही है, अनेकता में एकता का भाव दिखाता है ये, अर्थात बहुत सारे लोग, अल्पसंख्यक का अर्थ हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कई धर्मों, जातियों, वंशों के लोग रहते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ होके अपने कार्यों को करते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 29 के तहत ही धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, भाषा के आधार पर, जो हमने अभी अनुच्छेद 15 में देखा था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर, यहाँ पे एक शब्द क्या जुड़ा है, भाषा। जो 4 आधार वो हो गया, एक भाषा के आधार पर वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं का जो होगा राज्य द्वारा स्थापित किए जाएंगे, अर्थात जो राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई भी संस्था, चाहे अस्पताल हो गया, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अच्छा सरकारी है, क्योंकि अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो हम इसमें भेदभाव करेंगे। सहकारी संस्थाओं के साथ, सरकारी संस्थाओं के साथ ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं किए गए हैं। तो अर्थात अल्पसंख्यक अपनी भाषा को विकसित करने के लिए अपने लिए कुछ प्रावधान अनुच्छेद 29 के तहत कर सकते हैं और यह इनका मूल अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 30 अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अपने धर्म के लिए या अपने जो उनकी कुछ मान्यताएं हैं और उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उनके प्रशासन के लिए वह अनुच्छेद 30 के तहत स्वतंत्र है। अर्थात भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने मनो अनुकूल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे इस गांव में या फिर कहीं मकतब, स्कूल खुले होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को, अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। कुछ ऐसे हैं, अर्थात 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सभी तो हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता, अर्थात समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में हमने अभी देखा ही कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समानता रखता है, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया, नहीं ये इस पद पे है तो इनको इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। हमने देखा कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, हमने अभी पढ़ा कि अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार के विधियों की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, समता का अर्थ हमने जाना ही, समता का अर्थ होता है कि समानों में समान। अब ऐसा नहीं है कि
बच्चों की तुलना आप बुजुर्गों से कर दें, या फिर किसी बड़े युवाओं की तुलना बच्चों से या बुजुर्गों से कर दें, तो विधि के समक्ष समता ये कहाँ से है? ब्रिटेन से प्रेरित है। और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है कि भाई सभी कानूनों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20-21 कभी निलंबित नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ये नहीं कि उस व्यक्ति को उसकी एक ही कोई अपराध कर दिया हो, उसको एक बार सजा दो, फिर अगली बार फिर फाइल खोल कर उसके अगले नियम के अनुसार सजा दो। नहीं, उस व्यक्ति ने जब जिस समय वह अपराध किया है उस समय जो कानून लागू था उसी के अनुसार उसे दंड मिलेगा। और दूसरा क्या है? अपराध करने के समय जो कानून लागू था उसी के तहत उसे सजा मिलेगी। और तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसे हम अपराधी घोषित किए हैं वह उसे जिस अपराध को उसने किया है उसको उसी अपराध के लिए सजा मिलेगी, उसको उस अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और ये भी नहीं कहा जाएगा कि तुमने अपराध किया है या तुमने खुद देखा होगा कि तुमने खुद अपराध किया है तो तुम खुद के खिलाफ गवाही दो, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 20 है, इसीलिए अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार तो हम जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर उसे फांसी की सजा दे दी गई है तो अब क्या होगा? तो उसको फांसी की सजा तो होगी। अब उसकी हम देखिए कहीं ना कहीं उसके जीवन को ले रहे हैं, तो लेकिन एक कानून के तहत ले रहे हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं। साधारण रूप से हम किसी की व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, हमने देखा कि शिक्षा का अधिकार कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है और यह उनके मूल अधिकार है। यदि वह व्यक्ति या बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए अगर कोई रोकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये पहले नहीं था संविधान में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इससे पहले यह कहाँ था? डीपीएसपी में था। और आपको पता है कि कोई भी कानून जो डीपीएसपी में होता है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो वह राज्य के अधीन होता है। राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई भी कार्य करता है डीपीएसपी में दिए गए प्रावधानों के तहत। तो शिक्षा को भी उसी अनुसार ढाल दिया गया। लेकिन कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपना जीवन कैसे सुचारू रूप से चलाएगा? आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, अर्थात हमें ऐसे कहीं से पता चला कि इस व्यक्ति ने या इस व्यक्ति से कोई डर है और हमने मनमाने ढंग से उसे हिरासत में ले लिया, तो उसे 3 प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी। पहला, तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आपने ले तो लिया लेकिन अब कारण बताइए कि आपने उसे हिरासत में क्यों लिया। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। और तीसरा है कि उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा। अर्थात जो अनुच्छेद 22 है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को
गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण है। अब वह 3 प्रकार के उसे अधिकार प्राप्त हैं। पहला तो किस लिए उसे गिरफ्तार किया गया है इसका उसे कारण बताना होगा उस व्यक्ति को। और दूसरा 24 घंटे के अंदर। अब उसमें आने जाने का समय इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हो सकता है वहां से थाना बहुत दूर हो। तो अगर 20 घंटे या 23 घंटे या 24 घंटे लग गए जाने में ही, तो फिर जिस उद्देश्य से उस व्यक्ति को ले जाया जा रहा था वो तो उद्देश्य ही नहीं पूरा हुआ। तो आने जाने के समय को उसमें से जोड़ा नहीं जाता। और तीसरा क्या है कि अगर उस व्यक्ति को ले लिया गया है हिरासत में, तो उसे अपने पसंद के वकील रखने का भी अधिकार है कि भाई उसके बारे में या उसके लिए कोई खड़ा तो हो सके, तो वह वकील चुनने का भी अधिकार रखता है अनुच्छेद 22 के तहत। आगे देखते हैं। अब कौन सा अनुच्छेद है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अब शोषण कितने प्रकार का है? इसमें शोषण की बात की गई है। तो शोषण जैसे मानव के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाना। बलात्श्रम क्या होता है? किसी से जबरन कार्य कराना, अर्थात जैसे बिना मजदूरी के कार्य कराना। हम पुराने समय में देखते थे कि किसी बच्चों को इन सब कामों में लगा दिया जाता था कि बस खाना देंगे और पहनने ओढ़ने का दे देंगे, बस उस व्यक्ति का कोई उसके कार्य का मेहनताना या फिर कोई भी उसके लिए पे नहीं होता था। तो ये ऐसे कार्य बलात्श्रम होते हैं जो जबरन कराए जाते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री भी होती है। बलात्श्रम को बेगारी श्रम भी कहा जाता है। इसी अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसे खरीदा बेचा जाता है, अब किसी को खरीदना बेचना तो जबरदस्ती ही हुआ, तो वह अनुच्छेद 23 उससे संरक्षण प्रदान करता है और यह दंड माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा जाए। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि खरीदने बेचने का अर्थ हर जगह तो एक जैसे नहीं होता है। तो इसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कि जब क्रिकेट होता है तो खिलाड़ियों की बोली लगती है, तो वो खरीदना बेचना नहीं हुआ, वो किसी व्यक्ति के स्किल को बढ़ाने के लिए और उसे अप्रिसिएट करने के लिए, ताकि वो और आगे बढ़े, अपने कार्यों में और निपुणता हासिल करे। इसीलिए उसको, जैसे हम देखते हैं कि इतने लाख में ये खिलाड़ी को खरीदा, इतने लाख में, तो वो खिलाड़ी नहीं बिक रहा है, उसके खेल को बढ़ावा देने के लिए उसे एक पैकेज नुमा सब चीजें दी जा रही हैं एक बंद के तहत। अब बलात्श्रम का क्या अर्थ हुआ कि बिना इच्छा के कार्य करवाना। और बेगारी क्या होता है? भुगतान जिसमें नहीं दिया जाता। तो अनुच्छेद 23 कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को बताता है कि जैसे बुरे उद्देश्य के लिए वेश्यावृत्ति हो गया, और किसी अन्य कार्य को कराने के लिए जब मानव का दुर्व्यापार होता है तो वो गलत है। लेकिन किसी क्रिकेट खिलाड़ी को अप्रिसिएट करने के लिए अगर उसको खरीदा जाता है तो वो इसके दायरे में नहीं आता। और बेगार तो आपको पता ही है, जिसपे भुगतान न किया जाता हो। और बलात्श्रम का अर्थ हुआ उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। अब इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने या ना मानने की शक्ति है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष का हो या संस्कृति का हो, वो उसे माने या ना माने, वह उसका खुद का अधिकार है। वो कोई पगड़ी धारण करे, वो उसका अपना अपने धर्म के अनुसार है। जैसे हम देखते हैं कि सिख धर्म में पगड़ी और कृपाण रखना अनिवार्य है, तो वो उसकी अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो किस तरीके से अपने धर्म को फॉलो करता है। और अनुच्छेद 26 में अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे कोई अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहता है, तो कोई, जैसे हम मुस्लिमों में देखते हैं तो मजलिस करवाना हुआ, कोई सम्मेलन बुलाना हुआ अपने धर्म से संबंधित,
या फिर कोई हिंदू धर्म में कोई समामेलन हुआ, ये कोई व्यक्ति अपने एक नियम के तहत अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। इसमें कहा गया है कि जैसे इसमें चल अचल संपत्तियां भी रखी जा सकती हैं, जैसे अब कहीं मंदिर मस्जिद की बात होगी या कहीं गुरुद्वारे की बात होगी, चर्च की बात होगी, तो वो एक संपत्ति भी तो है। तो ये अनुच्छेद 26 के तहत रखने का अधिकार है कि भाई मंदिर मस्जिद होना अनिवार्य है किसी धर्म को अपने आगे बढ़ाने के लिए। और अनुच्छेद 27 में क्या है, सरकार हमारे ऊपर ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा। कर नहीं लगाने का अर्थ यह है कि ऐसा कोई कर आरोपित नहीं करेगा कि जो धर्म विशेष को संरक्षण दे, कि भाई आप हमें इतना टैक्स दो, हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे या आपकी इस मस्जिद की रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देख रेख के लिए उससे शुल्क ले सकता है कि भाई ये मंदिर बन रहा है, इसकी देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाएगा, इससे इतना शुल्क देना पड़ेगा। और अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता है। जैसे हम देखते हैं मकतब खुलवा दिया जाता है, या ईसाई मिशनरी का कोई अन्य स्कूल कॉलेज या फिर कोई गोकुल बना दिया जाए, तो वहाँ पे वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहाँ कोई राज्य पोषित ना करे किसी संस्था को। तो अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षण संस्थाओं में अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र उस प्रकार की शिक्षा देने का अधिकार है अपने धर्म से संबंधित। आगे देखते हैं, हमने देख लिया इतने अनुच्छेद, आगे देखते हैं केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। 5 हैं, 15, 16, 19, 29, 30। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से भेदभाव की बात करता है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, अर्थात क्या हुआ कि क्या करना अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा, कि किसी व्यक्ति को छूना नहीं या उसके हवा न लगना, ये सब हमारे रहन सहन में शामिल होता है। और हम इसको देख के ही बताएंगे कि, या सुप्रीम कोर्ट देख के बताएगा कि ये करना अस्पृश्यता के दायरे में आता है और ये करना नहीं आता है। तो इसका संविधान में कोई व्याख्यात नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक निवारण अधिनियम बना था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत इसको दंड की कैटेगरी में लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो उसके लिए कानून बना दिया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। और यहाँ पे अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, उपाधियों के अंत की बात करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमने अभी अभी देखा कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, हमने अभी अभी देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता उसी अनुच्छेद 19A में है। यहाँ पे कुछ लिखा है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। हमने अभी देखा था कि सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात होती है, ना कि ये आर्थिक समानता की बात होती है कि सभी व्यक्ति, ये मौलिक अधिकार नहीं कि भाई जिसके पास उच्च संपत्ति है, हमारे पास कम है तो हम मूल अधिकारों के तहत जाएंगे। तो यह जरूर डीपीएसपी में इसकी बात की गई है कि आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए, लेकिन इसको मूल अधिकार नहीं बनाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 1A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। 19(1) इसमें क्या है, शांतिपूर्ण हथियार। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी किसी बात को बोल के बताएं या हम किसी से अपने विचार को रखें। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जरूरी नहीं कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए बोले ही या कुछ किसी को सामने कहे या किसी से कहलवाए। कोई व्यक्ति हो सकता है अपने हाव भाव से बताए कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई लिख के भी बता सकता है, क्योंकि हर मनुष्य समान तो है नहीं।
तो इसीलिए अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हम अपने हाव भाव, भाव भंगिमा से कुछ बात कहना चाह रहे हों, या हम लिख के कोई बात कहना चाह रहे हों, तो वो भी हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। 19(1)(b) में क्या कहा गया है? शांतिपूर्ण हथियार रहित समामेलन का अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम शांतिपूर्ण रूप से समामेलन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम वहाँ हथियार लेके बैठे हों और सम्मेलन कर रहे हों, किसी बात को हाय हाय, कोई ऐसी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं या कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। वहाँ हथियार लेना अनिवार्य नहीं है, आप लिए होंगे तो वो शांतिपूर्ण सम्मेलन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 19(c) में क्या बात है? संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19, अभी हमने देखा था कि 2011 में सहकारी समिति की बात की गई, तो यह भी मूल अधिकार है कि हम कोई संघ बना सकते हैं, जैसे डेयरी संघ हो गया या कोई गन्ना संघ हो गया। तो ये सब जो संघ बनाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 के तहत ही प्राप्त है, जो 19(1)(c) में, कि हम संघ बना सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर इसका हमें नहीं बनाने दिया जाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। और 19(1)(d) में क्या कहा गया? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है। अबाध संचरण का अधिकार 19(1)(d) में है। अबाध संचरण क्या हुआ कि हम पूरे भारत में कहीं भी बिना रोक टोक के भारतीय नागरिक विचरण कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे जनजातीय क्षेत्र हो गया, जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हों, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं कुछ नियमों कानूनों के तहत। और भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(e) के तहत है। हमने अभी देखा कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, तो कहीं भी हम रह सकते हैं। लेकिन ऐसे जहाँ पे कुछ क्षेत्र जैसे अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, उनमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे घोषित किए जाते हैं कि कहाँ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आने जाने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ बसने का भी अधिकार नहीं है। तो यह जो रोक लगाई गई है 19(1)(e) के तहत। और हमने यहाँ पे 19(1)(g) है, तो ई के बाद एफ कहाँ गया? तो हमने भी देखा था ना, जो 19(1)(f) है वह संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और 32, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार से। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब बचा क्या? अनुच्छेद 19(1)(g) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार होगा। जैसे हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि समाज में कोई अशांति फैल जाए, तो ऐसा व्यापार नहीं, बाकी आप कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे किसकी बात की गई है? संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? हमने अभी अभी देखा था कि अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में ले लिया गया, तो उस व्यक्ति से हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने तो देखा होगा ना कि आपने ये कार्य किया है, तो आप अपने विरुद्ध गवाही दे। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाही दे कि हाँ हाँ हमने ये किया है, हमने देखा था। और हमने 2 आधार और देखे थे कि अनुच्छेद 20 में और 2 आधार क्या थे? अगर ये सी है तो अनुच्छेद उसमें 1 में कहा गया है कि उसे अगर हिरासत में लिया गया है तो उसका कारण बताना होगा। दूसरा कि 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध कराना होगा, आने जाने का समय छोड़ के। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के से संरक्षण प्रदान करता है? हमने अभी देखा अनुच्छेद 20 कि किसी कोई व्यक्ति ये नहीं है कि एक अपराध किया तो उसको उस अपराध के लिए एक बार दंड दिया गया, फिर दोबारा फाइल खोल के उसी अपराध के लिए फिर वही दंड दिया गया। तो नहीं, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत उसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अभी देखा जो 20 इसी के 20C इसी के अंतर्गत आता है कि
अब हम किसी व्यक्ति को बोल दें कि नहीं, आपने अपराध किया है तो आप अपने विरुद्ध गवाही दें। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है और वह 24 घंटे के भीतर वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट वहाँ का होगा उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्यता भी है, आने जाने का वही समय छोड़ के। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैसे अनुच्छेद 21 में ये विदेश यात्रा का अधिकार बाद में जुड़ा था। एक केस आया था जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद मेनका गांधी केस, उसमें कहा गया कि विदेश में यात्रा करना हमारा मौलिक अधिकार है और वो भी अनुच्छेद 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 में 86वां संविधान संशोधन करके 21A भी जोड़ा गया और अनुच्छेद 21 में ही बहुत सारे अधिकार जोड़े गए, जैसे जैसे प्रेम विवाह, ये भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण सोने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A अगर सभी अनुच्छेदों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। हमने अभी उससे पहले पढ़ा ही था कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हो गई है तो उसे कानून के तहत ही उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी में मेनका गांधी केस 1978 में आया था, जब ये विदेश यात्रा करने का जो संरक्षण प्रदान किया गया, उन्होंने कहा ये विदेश यात्रा हमारा मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत यह हमारे जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार यह नहीं होता है कि केवल जीवित रहना है, यह एक हम जिंदा है बस यही हमारा जीवन का अधिकार है, नहीं, ये बहुत छोटी अवधारणा है। जीवन का अधिकार यह हुआ कि हम थोड़ा आज़ाद होके जिए, हमारी जो गरिमापूर्ण जीवन है, अगर हमारी इंसल्ट ही कर दी गई, कहीं हमारी किसी ऐसे जगह जहाँ मुझे बहुत धक्का लगे, अगर इस तरीके से हम जीवन जिए तो जीना भी तो नहीं हुआ। तो हम गरिमापूर्ण जीवन के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत चाहिए। न्यायालय द्वारा कई बार तो कई अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार घोषित किया गया है, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार। निद्रा का अधिकार तो हम अभी कुछ साल पहले ही देखे थे कि बाबा रामदेव के द्वारा इसका क्लेम किया गया था और इसको मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ दिया गया। निजता का अधिकार हो गया, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न न करने की अधिनियम आया, अपनी मर्जी से शादी करने का अर्थात लव मैरिज, ये सब मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया और जीवन के अधिकार है। जैसे लव मैरिज हो गया, ये जीवन का अधिकार है। तो कभी पूछा जाए कि प्रेम विवाह कैसा है, ये जीवन का अधिकार है, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति का। और अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत 2 प्रकार के केस भी आए। पहला आया ज्ञान कौर केस 1996 में, उसमें यूथेनेसिया की बात की गई कि इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति कानून के तहत उसके अधिकार को लिया जा सकता है, लेकिन उसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर जिंदा है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोमा में है, सालों सालों से कोमा में है, लेकिन उसके जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो जिंदा है उसको हम हटा नहीं सकते। और वह व्यक्ति अगर अपने जीवन के लिए बोले कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हमें ये जो जीवन रक्षा प्रणाली है इसको हटा लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 के तहत अपराध था। तो उसमें ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है और कई वर्षों से जीवन रक्षा प्रणाली पर जिंदा है तो वह अनुच्छेद 21 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यह भारत में अभी हाल ही में इसके लिए केस आया।
और ये भी यूथेनेसिया भी दो प्रकार का होता है, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की वजह से जिंदा है और उसे फिर भी मृत्यु दी जा रही हो तो वह एक्टिव यूथेनेसिया होगा। और पैसिव यूथेनेसिया क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति जीवन रक्षा प्रणाली की वजह से जिंदा है, वेंटिलेटर पर है, कोमा में है, ऑक्सीजन मशीन के सहारे जिंदा है, तब जीवन रक्षक प्रणाली को हटाकर उसे मृत्यु दिया जाएगा, वह पैसिव यूथेनेसिया होगा। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को वैध बताया है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया को उन्होंने वैध नहीं बताया है कि कोई व्यक्ति साधारण रूप से जिंदा है फिर भी वो मरना चाहता है तो नहीं, उसके तहत उसे यह आज़ादी नहीं प्राप्त है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है। हमने अभी वही देखा था बलात्श्रम का जो अधिकार है, अनुच्छेद 24, बलात्श्रम हमने देखा था, बेगारी, बलात्श्रम और इस प्रकार की चीज़ें। तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, बलात्श्रम और बेगारी से संबंधित। तो बच्चों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 24। और वही दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार अनुच्छेद 23 के तहत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में इसकी बात की गई है कि जैसे हम सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं जो थोड़ा चाकू जैसा, छुरी जैसा होता है कमर में, और वो पगड़ी बांधना, उनके यह धर्म, अपने धर्म को फॉलो करने या उसको मानने का वो एक मूल तत्व है। तो उसमें हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन, सिख सब सम्मिलित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द हमने पढ़ा ही कि बौद्ध, जैन, सिख एवं सिख धर्म सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, ये उपधर्म है उनके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार हमने अभी पढ़ा, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो कौन है, न्यायपालिका। हमने अभी देखा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है और अनुच्छेद 126 के तहत हाई कोर्ट करता है। तो हमने ही देखा, बस हाई कोर्ट वाले में ये अंतर है कि जो अनुच्छेद 126 है वो मौल अधिकार नहीं है। अगर कभी हाई कोर्ट मना भी कर देता है तो उसके लिए कोई व्यक्ति, नागरिक उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को हमारे अधिकारों का गारंटर बनना पड़ेगा, यह अनुच्छेद 32 में कहा गया है। तो गारंटी की बात की गई, अर्थात ये न्यायालय में वाद योग्य है मूल अधिकार, इसके लिए कहीं भी आवाज उठाई जा सकती है कि अगर इसके अधिकारों का हनन हुआ। जैसे हम देखते हैं कि हम आगे देखेंगे कि डीपीएसपी में बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको लागू करती है तो उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं जा सकता कि अरे हमारे लिए कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा, हमारे लिए पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा। तो ये राज्य पर डिपेंड किया गया है कि वो अपने परिस्थितियों के अनुसार इन कानूनों को लागू करेगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। हमने अभी देखा कि जैसे हम अपने आसपास के मकतब या फिर ईसाई के चर्च वगैरह देखते हैं, वहाँ पे अपने धर्म के अनुसार कुछ शिक्षा देने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई और धार्मिक रूप से हमारे यहाँ किस प्रकार के अल्पसंख्यक की बात की गई है, भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई है। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। हम लोग शुरू से रटते आ रहे हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखा है
कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। फ्रेंड्स, हमने अभी यही देखा था कि कोई व्यक्ति अपनी संस्था बना सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, या फिर और उनका प्रबंधन भी कर सकता है। जैसे हम देखते हैं मठाधीश हो गए, या फिर ईसाई के पादरी हो गए, या फिर हर जगह एक अपने धर्म के रक्षक के रूप में, या मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में वहाँ के पीठाधीश होते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 26 के तहत रक्षा का कार्य करते हैं और यह उनका मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायालय कहेगा कि भाई आप हमारे सामने इसको प्रस्तुत कीजिए, तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ संविधान में कितने प्रकार की याचिका की बात की गई है? 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं? तो चलिए हम 5 प्रकार की रिटों को एक एक करके जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ हुआ? शरीर प्रस्तुत की जाए, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करना, जो उसको बुलाया था, जैसे कोर्ट उसको बुलाता है तो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और परमादेश का अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं, इसमें न्यायालय बोलता है कि हम आदेश देते हैं कि आप ये कार्य करिए। प्रतिषेध में कुछ रुकावट की बात की गई, आपके कुछ सीमित अधिकार हैं। उत्प्रेषण का अर्थ हुआ कि आप हम तक कोई चीज पहुंचाएं। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि आप किन आधारों पर इस व्यक्ति को इस पद पर रखे हैं। तो हम चलिए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का हुआ शरीर प्राप्त करना। यह निजी व्यक्ति और किसी लोक अधिकारी अर्थात जो सार्वजनिक व्यक्ति है, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसमें बंदीकर्ता को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय जांच करेगा कि व्यक्ति को न्याय संगत तरीके से, अर्थात न्याय संगत तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या अनैतिक तरीके से, कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायालय इसकी जांच करता है। तो यह उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ कि इस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए कि आपने जिस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया है वो न्याय संगत है या नहीं, इसकी जांच करता है न्यायालय। वह निजी व्यक्ति या सरकारी दोनों व्यक्ति हो सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी भी किया जा सकता है और किसी पब्लिक अधिकारी के विरुद्ध। परमादेश क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं और यह परमादेश किसी निजी व्यक्ति पे नहीं जारी किया जाता, यह लोक अधिकारी या जो सरकारी संस्थाएं हैं उन पे जारी किया जाता है, अर्थात सार्वजनिक अधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, क्योंकि ये बहुत सम्माननीय पद हैं। अब इनसे नहीं पूछा जाएगा तो आपने ऐसा क्यों किया या आपको हम यह आदेश देते हैं। तो ये सम्माननीय पद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी पदाधिकारी या सार्वजनिक व्यक्ति है उससे यह पूछा जा सकता है कि जब कोई लोक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर रहा हो तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है। जैसे किसी जिलाधिकारी के पास कोई व्यक्ति गया अपने अधिकारों को लेकर के, हमारा ये कार्य इन्होंने नहीं किया, कोई सरकारी अधिकारी, तो अगले सरकारी अधिकारी जब वो उस कार्य को नहीं करेगा तो न्यायालय में जाएगा वह व्यक्ति कि इस संस्था द्वारा हमारे रिसिप्ट को नहीं लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछेगा उस संस्था से कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने अपने अधिकारों या दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया, इसका वो कारण पूछेगा। और प्रतिषेध क्या होता है? किसी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कोई कार्यवाही कर रही हो कोई संस्था तो वो उस पर रोक लगाना, अर्थात जैसे कि किसी का कोई अधिकार क्षेत्र है वो उससे बाहर जाके
कोई कार्य करने लगे तो न्यायालय उस पर रोक लगाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वह कार्य कर रहा होता है और उसे उसमें बीच में रोक दिया जाता है। वहीं उत्प्रेषण क्या होता है? अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति या जैसे कोई न्यायालय हो गया, कोई यहाँ पे व्यक्ति का अर्थ कोई सार्वजनिक संस्था से ही है, या चाहे न्यायिक संस्था हो या अर्ध न्यायिक संस्था हो, वह निर्णय सुना देती है। उत्प्रेषण का अर्थ क्या हुआ कि कोई निर्णय सुना दी, तब सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि ये तो आपने अपने अधिकारों के विरुद्ध जाके निर्णय लिया है, तो यह उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस संस्था के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी संस्था के द्वारा कोई दंड दे दिया गया और वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, तो जो दंड दिया गया उस व्यक्ति को, और वह व्यक्ति जब न्यायालय गया, तो अगर उस व्यक्ति को उसके तहत पाया गया कि नहीं, इसके अधिकारों का हनन हुआ है, जिस संस्था ने इसे दंड दिया है वो इसके अधिकार के लायक नहीं था, तो वह व्यक्ति को उस दंड से मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है वह न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, क्योंकि निर्णय तो न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था ही सुनाती है। जो प्रतिषेध में था कि उसको अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर कार्य करने के लिए रोक है, और एक है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर दिया है, तो अगर व्यक्ति न्यायालय जाता है तो वो जो सजा पाया रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है या निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, दोनों सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी की जा सकती हैं। तो अगर पूछा जाए कि न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध कितने प्रकार के ऋण जारी होते हैं, तो 2, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध का अर्थ होता है बीच में ही रोक दो कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, आप इस पर कार्य नहीं कर सकते हैं। उत्प्रेषण का अर्थ क्या हुआ कि निर्णय तो सुना दिया संस्था ने, अब वह व्यक्ति न्यायालय गया तो उस व्यक्ति के सुनाए गए निर्णय को न्यायालय समाप्त कर देगा, क्योंकि आपका उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का था। और अधिकार परीक्षा क्या हुआ, या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है। इसमें यह होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति लोक अधिकारी किसी भी सरकारी पद पर गलत तरीके से पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। जैसे हम ही आप हैं और कोई व्यक्ति, हमें ऐसा लगा कि ये तो इस पद के डिजर्विंग नहीं था या इस पद के योग्य नहीं था, इसे ये पद कैसे मिल गया, तो अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आई और वो सरकारी पद पा गया, तो आप न्यायालय में जाके पूछ सकते हो कि इस व्यक्ति को किन आधारों पर ये पद दिया गया है, तो उसकी जांच होगी और वो जैसा भी निकलेगा, लेकिन ये पूछने का अधिकार एक निजी व्यक्ति को है कि भाई आपको ये पद दिया किसने और किस आधार पर दिया है। इसकी पूछताछ अधिकार परीक्षा रिट के तहत की जा सकती है। तो ये रहे 5 प्रकार के रिट जो कि मूल अधिकारों का रक्षक माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें हमने देखा था ना कि अब जैसे यहाँ है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय में देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद को किस वाद में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब 1973 में आया और मूल अधिकार में मूल ढांचे की बात हुई, तो केशवानंद भारती केस मुख्यतः फेमस किस लिए है, मूल ढांचा किस में दिया गया था सबसे पहले, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले वाद में। उसमें कहा गया कि हम संविधान में या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात उसकी जो मूल भावना है कि संविधान वो किस लिए जुड़ा था, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। हमने अभी देखा था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को संविधान में के मौलिक अधिकारों से हटाकर 44वां संविधान संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 31 को समाप्त करके जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, भाग 12 में जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं क्या है।
कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। हमने अभी अभी पढ़ा कि अनुच्छेद 301 के तहत वैधानिक अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पे नोट लिखा है कुछ, उसको चलिए पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। अर्थात सूचना का अधिकार हमारा एक कानूनी अधिकार है कि हम किसी कानून के तहत सूचना ले सकते हैं, और यह हमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2005 में आया। क्या सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो नहीं, ये कानूनी अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के को, यहाँ किसकी बात हो रही है? EWS की। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? अनुच्छेद 15(6) और 16(6). हमने अभी जल्दी में ही पढ़ा कि 15(6) और 16(6) जुड़ा, जिनमें शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में 10% आरक्षण की बात की गई EWS के लिए। आगे देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। हमने अभी देखा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21(1) जोड़ दिया गया, और वो भी जीवन का अधिकार बना दिया गया इसको। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अर्थात हमने देखा कि 15, 16, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं, चाहे 21 हो गया, 22, 23, ये सब हो गए। अर्थात 15, 16, 19, आगे ये 3 हो गया, 29, 30, ये छोड़कर सारे अधिकार व्यक्तियों को और अर्थात गैर नागरिकों को और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आगे देखते हैं, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जब अनुच्छेद 52 के तहत 352 के तहत मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम तब से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20-21 कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन जीने का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 21 की तो बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 20 भी किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने, अपने पसंद के वकील, सरकारी वकील रखने का अधिकार है। तो ये सब बातें की गई हैं अनुच्छेद 20 में, और 21 में तो जीवन का अधिकार है ही। आगे देखते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। ये वही बलात् श्रम से संबंधित कानून बनाए गए थे। आगे हैं कि इसमें यही दिया कि हम जो आगे पढ़ते आ रहे हैं कि कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो 6। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे समानता अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ये सब मूल अधिकार ऐसे एक पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज मूल अधिकारों को यहाँ तक पढ़े, और हम देख रहे हैं कि 3 अनुच्छेद छूट रहे हैं ना, कि अनुच्छेद 33, 34, 35, 32 तक हो गया, लेकिन ये 33, 34 और 35 क्या है, जिसको हमने पढ़ा था कि सीधे किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं है। तो ये 33 है क्या? कुछ सैन्य बलों के लिए है, जैसे BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया। जैसे कुछ खुफिया एजेंसियां हैं, उनके भी तो कुछ अधिकार होते हैं, जैसे CBI हो गया, IB हो गया। इनको संसद सीमित अधिकार ही देती है। इसके तहत अनुच्छेद 33 में प्रावधान किया गया है कि
इनको न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, इन्हें कानून बनाकर संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कुछ सैन्य बलों को और खुफिया एजेंसियों को। और अनुच्छेद 34 में किसकी बात हुई है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 33 हमने देखा सैन्य बलों, कुछ खुफिया एजेंसियों की बात हुई है। और 34 में किसकी बात की गई है? जब कभी देश के भीतर सेना का कानून लागू हो, अर्थात मार्शल लॉ लागू हो, तो केवल सैन्य बल के अधिकारियों के ही नहीं बल्कि हमारे मूल अधिकारों को भी कम किया जा सकता है। अर्थात इसमें बात की क्या है कि जैसे किसी कोई सैन्य बल अधिकारी, मार्शल लॉ लागू है तो हर जगह सैन्य बल होंगे, तो उनके अधिकार तो सीमित हो जाएंगे, लेकिन उसी समय हमारे भी मूल अधिकार उन्हीं के अनुसार सीमित होंगे कि उनको इतना अधिकार दे दिया जाएगा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई है तो इनकाउंटर तक कर सकते हैं। अनुच्छेद 34 के तहत अगर मार्शल लॉ लागू है और कोई अपने अधिकारों को लेकर चिल्ला रहा है या फिर बार बार उल्लंघन कर रहा है, तो 34 के तहत इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं सैन्य बलों को मार्शल लॉ लागू होने के समय। आगे क्या है अनुच्छेद 35 में? संसद जितने भी मूल अधिकार मिले हैं, संसद उनका क्रियान्वयन कैसे करेगी या उनमें क्या परिवर्तन करेगी या उनके क्रियान्वयन के लिए संसद क्या कोई कानून लाएगी? जैसे शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार बना दिया गया, लेकिन उसके लिए 2009 में एक कानून भी लाया गया। तो ऐसे जो अधिकार हैं वो संसद लेके आएगी। अनुच्छेद 35 के तहत इसका प्रावधान है कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए वह कानून बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर। हम ऐसे मौलिक अधिकारों की चर्चा अलग अलग किया करेंगे, लेकिन एक एक अनुच्छेद। तो जब कभी पूछा जाए क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, तो हाँ, ये वाद योग्य हैं। इसके अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अन्य कोई भी अनुच्छेद संविधान में जो भी दिए हैं, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे मूल कर्तव्य हो, चाहे डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व हो, इनका न्यायालय में कोई वाद योग नहीं है कि इनके अधिकारों को पूरा नहीं हुआ तो न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, कम होने पर या समाप्त होने पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति या नागरिक न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये रहा मूल अधिकार। आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त